बीकानेर संभाग के इन बूथ अध्यक्षों को आप सब संबोधित करें। राजस्थान के अंदर संगठन के काम का विस्तार हो, राजस्थान के अंदर पुनः कमल खिले। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। नीचे कर दो भाई, साइड में माइक। अरे माइक थोड़ा साइड में कर दो भैया, फेस नजर नहीं आ रहा, फेस नजर नहीं आ रहा, थोड़ा साइड में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष श्री सतीश पूनिया जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा राजे जी, हमारे पार्टी के प्रभारी और राज्यसभा में मेरे साथी श्री अरुण सिंह जी, हमारे सह प्रभारी बहन भारती बहन सियाल जी, संगठन मंत्री श्री चंद्रशेखर जी, भारत सरकार में मंत्री और मेरे साथी श्री गजेंद्र शेखावत जी, भारत सरकार में ही मंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, भारत सरकार में मंत्री और इस क्षेत्र से संबंध रखने वाले श्री कैलाश चौधरी जी, हमारे पूर्व मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेंद्र राठौर जी, राजेंद्र जी गहलोत जी, राज्यसभा के सांसद विजेंद्र पूनिया जी, बिहारीलाल विश्नोई जी, आत्माराम जी तरड़, हमारे निहाल चंद जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और हमारे वरिष्ठ साथी हमारे कैलाश जी मेघवाल, राम प्रताप जी, अखिलेश प्रताप जी, ताराचंद सारस्वत जी, बलवीर विश्नोई जी, धर्मवीर शर्मा जी, पुजारी जी, सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे सभी विधायकगण, सांसदगण और हमारे संभाग के सभी बूथ से आए हुए हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और मीडिया के साथी, मेरे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज श्री गंगानगर में, सूरतगढ़ में यहां आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला और इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आप एकत्र आए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं और आपको अभिनंदन भी करता हूं कि आप सब ने इस कार्यक्रम में अपने आप को शामिल किया है। मैं जब यहां इस क्षेत्र में आया हूं सूरतगढ़ में, तो बाबा रामदेव के मंदिर को नमन करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने विशेष करके सारी बातों को रखा। वसुंधरा जी ने क्या फर्क है उनके समय की सरकार और आज की सरकार, इसका बहुत विस्तृत रूप से चर्चा उन्होंने की है। उन्होंने आपको याद दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से लोगों के हित में काम कर रही थी और आज की सरकार किस तरीके का काम कर रही है। हमारे गजेंद्र जी ने भी भारत सरकार के बारे में चर्चा की, कैलाश जी ने भी की और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने आपके सामने इस बात को रखने का प्रयास किया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में आगे आने वाले समय में चुनाव के दृष्टि से तैयार है और आने वाले समय में अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। इस बात को उन्होंने कहा। मित्रों, मैं यहां बूथ के कार्यकर्ताओं से कुछ बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो समझ लो कि बूथ ही वो रचना है जहां से सत्ता का
स्थान है। ताकत कहां से आती है? अगर हम ये कहें कि वो सत्ता का गर्भ है तो वह भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन हम उसको उद्गम स्थान तो कह ही सकते हैं। जो भी ताकत हमको मिलती है वो बूथ से मिलती है। इसलिए हम लोगों का नारा भी रहा, हमारा बूथ सबसे मजबूत। हमको अपने बूथ को मजबूत करना है और वो संस्कार देने हैं जिस संस्कार के माध्यम से पार्टी को हम मजबूती प्रदान करें। और मुझे बताया गया कि 52,062 बूथ हैं और यहां इस संभाग में, बीकानेर संभाग में 5,925 बूथ हैं। मेरा आप सबसे पहला और विनम्र निवेदन है कि ये 5,925 बूथ में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, पूरी ताकत से उसको मजबूती प्रदान करनी चाहिए। और इसके लिए हमारा बूथ सबसे मजबूत, इस बात को तो हम आगे बढ़ाएं, लेकिन जो बूथ अध्यक्ष है वो उत्प्रेरक है, वो कैटलिस्ट का काम करता है, वो ताकत प्रदान करता है, वो कुल का रक्षक है। 1,000 वोटों के रक्षा करने वाला वो बूथ अध्यक्ष होता है, उसकी समिति होती है। इसलिए यहां बैठे सभी बूथ अध्यक्षों से मेरा फिर से विनम्र निवेदन है कि जमीन मजबूत रहेगी तो कोई भी आएगा उसको हम हराने में भी सफल होंगे और पार्टी की विचारधारा को यशस्वी करने में भी सफल होंगे। इस कारण से हमको उसको मजबूत करना है। मित्रों, अभी आपने जब वसुंधरा जी को सुना, सतीश पूनिया जी को सुना, आपने देखा होगा कि इन दोनों लोगों ने अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा। हमने क्या किया है, हमारी सरकार ने क्या किया है, हम क्या करना चाहते हैं। मित्रों, आपने कभी कांग्रेस के जमाने में किसी नेता को सुना है कि उसने रिपोर्ट कार्ड रखा हो? सुना है क्या? कभी सुना? मेरे इलाके में क्या होता था, पहाड़ी इलाका है, जब चुनाव आता था तो पहाड़ में चुनाव से पहले लोग चूना लगा देते थे जंगल में, और जंगल में चूना लगा के बोलते थे कि यहां से जाएगी सड़क, यहां से जाएगी सड़क। और जब चुनाव हो जाता था, चुनाव जीत जाते थे, तो बारिश आती थी, चूना बह जाता था और उनके वायदे भी बह जाते थे। और जब अगला चुनाव आता था तो फिर से चूना लगना शुरू हो जाता था। सही मायने में वो भारत की जनता को चूना लगाते थे। 70 साल यही काम किया, कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं रखी। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? जब चुनाव आता था तो बोलते थे पानी आएगा, पानी आएगा। और विश्वास दिलाने के लिए ये जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है या आईपीएच डिपार्टमेंट है या वाटर ड्रिंकिंग डिपार्टमेंट है, ये रातों रात ट्रक से पाइपें जमीन पर फेंकवा देते थे। फेंकवाते थे कि नहीं फेंकवाते थे? और फिर बोलते थे, मेरे यहां तो यही करते थे, ये पाइपें आ गई है, अब बस पानी लग जाए, आएगा आएगा आएगा। चुनाव खत्म होता था, रातों रात पाइपें उठाई जाती थी और चला जाता था। और एमएलए साहब बोलते थे, मैं तो लगाना चाहता था लेकिन जनता जमीन ही नहीं दे रही है, पाइप हवा में तो लगेगी नहीं, इसलिए मैं नहीं लगा पाया। ये हमारे लोग हैं जो छाती ठोक करके हर चुनाव में अपने आप को जवाबदेह के रूप में आते हैं और जवाब देते हैं और जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं। यह मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी है, कल्चर बदल दिया है। अब हमारे विरोधियों को भी आना पड़ता है तो विकास की बातें करनी पड़ती है। पहले क्या करते थे? जातिवाद, संप्रदायवाद, इलाकावाद, ऊपर नीचे का भेदभाव, जाति का भेदभाव, परिवार का भेदभाव, ये सारे भेदभाव में डिवाइड एंड रूल करके वो चुनाव जीतते थे। आज मजबूरन उनको भी विकास की कहानी कहनी पड़ती। अभी आपने देखा होगा, अखिलेश
वैसे बोलते हैं, चुनाव में बोलते रहे कि मुझे उनका आशीर्वाद है, मुझे उनका आशीर्वाद है, एक पर्टिकुलर संप्रदाय का आशीर्वाद है, एक जाति का आशीर्वाद है। लेकिन मजबूरन उनको भी विकास की बात उत्तर प्रदेश में कहनी पड़ी। ये अलग बात है कि उनकी बात लोगों ने नकार दिया और मोदी जी और योगी की बात को आगे लेकर के चल पड़े, इसको भी हमको ध्यान में रखना। लेकिन मित्रों, हमारी पार्टी जवाबदेह है, रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिव है, चीजों को सही ढंग से उठाने का प्रयास कर। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं एक दो उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा कि कैसे ये रिस्पॉन्सिबल सरकार है और कैसे ये रिस्पॉन्सिव सरकार है। मित्रों, आप लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इस देश में कांग्रेस के रेजिम में बीमारी की दवाई आने में 10 से 20 से 30 साल लग गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चिकन पॉक्स की दवाई भारत में 20 साल बाद पहुंची थी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि बीसीजी की वैक्सीन भारत में 27 साल बाद आई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टेटनस की दवा 38 साल भारत में बाद आई थी। और ये जो जापानी बुखार है, इसकी दवा को आने में 100 साल लग गए थे। जापान में 1906 में दवाई बन गई थी और भारत में ये 2006 में आई। यानी अच्छा, पोलियो की दवा भारत में 28 साल बाद आई। आज पोलियो मुक्त हो गया भारत, लेकिन भारत में जब सारे दुनिया में ये पोलियो ड्रॉप्स पहुंच गया तो 28 साल बाद भारत में पहुंचा था। ये भारत की तस्वीर थी। लेकिन आपने मोदी जी की सरकार बनाई, 2020 की जनवरी में कोरोना आया, 2020 के अप्रैल में टास्क फोर्स बैठा और 9 महीने के अंदर मोदी जी ने एक नहीं 2-2 वैक्सीन बना करके देश को दी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जवाबदेह सरकार है, ये रिस्पॉन्सिबल सरकार है। कभी सोचा था कि भारत वैक्सीन बनाएगा और एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाएगा? आप विदेशियों की तस्वीर टेलीविजन में आज भी देखिए, लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं। अमेरिका, यूरोप अभी भी कोरोना से लड़ रहा है और हमारा देश आप देखिए, सभी लोग नजदीक नजदीक बैठे हैं और किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है। ये मोदी जी ने 190 करोड़ टीका लगा करके आपको सुरक्षा कवच दिया है, स्वास्थ्य कवच दिया है। ये बदलती भारत की तस्वीर है, इसको याद रखना चाहिए। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आपको 190 करोड़ डोज लगे हैं कि नहीं लगे हैं? 2-2 डोज लगे हैं कि नहीं लगे हैं? बूस्टर लगा है कि नहीं लगा है? सुरक्षा कवच दिया है कि नहीं दिया है? सब कुछ मुफ्त में दिया है कि नहीं दिया है? ये है बदलता भारत, यह है बदलता भारत। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत मांगने वाला देश था। दे दो, दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, जो भी हो दे दो, बाकी था। जब कोई हमारा प्रधानमंत्री बाहर जाता था तो यहां पत्रकार बोलते थे, किस देश से क्या लाइएगा, कौन सा एड लेंगे आप, कौन सी चीज देंगे? आज मोदी जी जाते हैं तो दुनिया को देने जाते हैं, लेने नहीं जाते। ये बात हमको समझनी चाहिए। हमारे कांग्रेसी भाई पूछते हैं, क्या बदला क्या? अरे तुम बेरोजगार हो गए, इससे ज्यादा और क्या बदलेगा? तुमको कहां दिखेगा कि क्या बदला? ये वैक्सीन मैत्री हमने 190 करोड़ देश के लोगों को तो लगाया ही लगाया, बच्चों को भी लगाया। आज मैं देख रहा था 12 साल के बच्चों का 3 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण हो गया। आज पहली न्यूज मेरे को सुबह मिली, 3 करोड़ से ज्यादा 12 साल के बच्चों को वैक्सीन लग गया। लेकिन आपको जान करके खुशी होगी कि 18.5 करोड़ वैक्सीन भारत ने, मोदी जी ने 100 देशों को पहुंचाई है। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और 48 देशों को 1.5 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में दी है, भारत देने वाला बना है। यह भी आप समझिए। और यहां पर कांग्रेसी क्या कहते थे, ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है। चुपके अपने लगवा लिया
कभी किसी कांग्रेसी का ट्विटर पर देखा कि वैक्सीन लगाते हुए कोई सोशल मीडिया में देखा? कहीं देखा? चुपके सबने लगा लिया और जनता को गुमराह करते रहे। मेरे को एक नेता मिला, मैंने कहा कैसी लगी मोदी टीका? लग गया ठीक से कि नहीं लग गया? मित्रों, ये राजनीति का स्तर है और ये राजनीतिक दृष्टि से काम चल रहा है। अभी बताइए, यूक्रेन में कोई देश अपने बच्चों को वापस लाया है? कोई देश? अमेरिका लाया क्या? यूरोप लाया क्या? ऑस्ट्रेलिया लाया क्या? कनाडा लाया क्या? अफ्रीका के देश लेके आए क्या? कोई नहीं लेके आया। ये मोदी जी हैं जिन्होंने 1 महीने में 23,000 बच्चों को वापस लेकर के आए और 5,000 बच्चे हमारे राजस्थान के हैं। 5,000 बच्चे राजस्थान से वापस के बच्चे वापस आए। किया कि नहीं किया है? यह है प्रो। और कितने? 114 फ्लाइटें भेजी, 114 फ्लाइट्स। 14 फ्लाइट भारतीय एयरफोर्स की भेजी और बाकी भारतीय विमान भेजे। 114 फ्लाइटों में 23,000 बच्चों को 1 महीने के अंदर पहुंचाया। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इन 23,000 बच्चों के घरों में 3 बार गया उनके मां बाप को धाधस भराने के लिए कि मोदी है तो मुमकिन है तुम्हारा बच्चा वापस आएगा। इस बात को आप बताइए, मोदी जी ने पुतिन से बात की कि नहीं की? मोदी जी ने ज़ेलेंस्की से बात की कि नहीं की? युद्ध रुकवाया कि नहीं रुकवाया? अपने लोगों को निकाला कि नहीं निकाला? और तो और दूसरे देश के बच्चे भी भारत का तिरंगा लेकर के निकल लिए। हमारे मेघवाल जी बोल रहे हैं, बोलिए ना पाकिस्तान के दूसरे देश के बच्चे भी भारत का झंडा। यह है बदलता भारत, यह है बदला हुआ भारत, यह है भारत की तस्वीर। आप बताइए, अभी 3 दिन के लिए यूरोप गए थे मोदी जी, सारे दुनिया में तहलका मचा कि नहीं मचा? मचा कि नहीं मचा? बर्लिन में सब लोग खड़े थे कि नहीं थे? कोपेनहेगन में खड़े थे कि नहीं थे? फ्रांस में थे कि नहीं थे? ये बदलता भारत है जिसको हमको समझना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, मैं आपके साथ, और मैं यहां ये भी कहूंगा कि देखो मोदी जी ने कितना ख्याल रखा कि फिनलैंड की प्रधानमंत्री को भी वो ट्री ऑफ लव जो आपका वो जो सिंबल है वो राजस्थान का, वो भी आर्टिजन दिया। तो प्रधानमंत्री जी ने वो राजस्थान का दिया हैंडीक्राफ्ट। ये भी हमको याद रखना चाहिए। फिनलैंड, सॉरी स्पेन नहीं, फिनलैंड। हाँ, फिनलैंड। तो यह भी बताता है कि भारत के चीजों को किस तरीके से दुनिया के मंच पर मोदी जी रख रहे हैं, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, गांधी जी ने जीवन खादी के लिए लगा दिया। कांग्रेसी 70 साल से रहे, खादी का उत्थान नहीं कर पाए। और आपको जान करके खुशी होगी कि 2021-22 के मार्च में 1,15,000 करोड़ का टर्नओवर खादी ने आजाद भारत में सबसे ऊंचा लिया है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड के रूप में खड़ा हो गया। ये खादी का भी उत्थान किसने किया? यह भी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। यह भी हमको समझना चाहिए। हम इंपोर्ट करने वाले लोग थे, अब हम एक्सपोर्ट करने वाले लोग हो गए। $400 बिलियन भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। 14.5% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, 14.5%। अब दुनिया से हम मांग नहीं रहे और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहे हैं। 8.4 के रेट से हमारा विकास हो रहा है। और आपको जान करके खुशी होगी कि मोदी जी ने कोरोना के बावजूद 2 साल से गरीबी की रेखा को 1% से नीचे रखा है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और बीपीएल गरीबी की रेखा से जो 22% थी, अब 10% रह गई है। 12% लोग गरीबी की रेखा से निकल चुके हैं, वो अमीरी की रेखा में आ गए हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बदलता भारत है, ये बदलती तस्वीर है जिसको हमको समझ करके चलना चाहिए। मित्रों, मैं ऐसे आंकड़े आपके सामने बहुत रख सकता हूं, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। वसुंधरा जी ने और सतीश जी ने उसकी चर्चा की है। हमारी पार्टी गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, युवा, महिला, किसान, इनको मजबूत करने वाली योजनाओं के साथ खड़ी है। अगर हम किसान की बात करते हैं, ये ठीक है, किसान आंदोलन हुआ,
ये ठीक है कि किसानों को भड़काया गया, ये ठीक है कि किसानों को मोदी जी ने भी कहा कि मैं नहीं समझा पाया जो उनके लिए मैं करना चाहता था। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बहुत किसान नेता पैदा हुए, लेकिन किसानों के लिए सही मायने में किसी ने काम किया है तो वह नरेंद्र मोदी ने किया है, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, बताइए मंडियों को ई नाम से जोड़ा कि नहीं जोड़ा? बताइए करोड़ों किसान आज अपनी मंडी में ई नाम से जुड़ने के साथ अपने खेत से सीधे सामान बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे? आप बताइए 11 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए साल, 6,000 रुपए साल का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिया कि नहीं दिया? आप बताइए प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के सारे बॉटलनेक्स रिमूव करके उसको एक अच्छा योजना बनाया कि नहीं बनाया? आप बताइए कि फर्टिलाइजर की डीएपी की बोरी जो 2400 की थी वो आपको 1200 में मिल रही है कि नहीं मिल रही है? यानी 1200 मोदी जी आपको एक मुफ्त बोरी दे रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। नीम कोटेड यूरिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये हमारे जल शक्ति मिशन के हमारे मंत्री बैठे हैं, बताइए जल शक्ति के माध्यम से पानी को पहुंचाने का योजना हो रही है कि नहीं हो रही है? घर घर पानी पहुंचाया जा रहा है कि नहीं पहुंचाया जा रहा है? खेतों में ईच ड्रॉप मोर क्रॉप को आगे बढ़ाया जा रहा है कि नहीं बढ़ाया जा रहा है? इसलिए किसानों के लिए भी अगर किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। अंत्योदय, आयुष्मान भारत, ये भामाशाह जो योजना थी वसुंधरा राजे जी की, उसका नाम बदला कि नहीं बदला? बदला कि नहीं बदला? कुछ और बदला क्या? ये साइन बोर्ड बदलते हैं और कुछ नहीं बदलते हैं। आपने इनको लेटर और स्पिरिट में बदल डालना, अगली बार इसकी आप चिंता करें। ठीक बात। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि चाहे वो कोई भी योजना हो, अब ये उज्ज्वला योजना, गैस का कनेक्शन मिला कि नहीं मिला? इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ? मेरे यहां कई बार लोग चर्चा में कह देते हैं शौचालय बन गए जी 11 करोड़ 11 करोड़। अरे 11 करोड़ शौचालय नहीं बने, 11 करोड़। आप सोचो बहनें हमारी वो खेतों में जाया करती थी, 11 करोड़ संख्या, और उनके अगर 2-2 बच्चे भी हुए तो आप समझिए 22 करोड़। यानी 22 करोड़ लोगों को 70 साल के जीवन में इज्जत से जीने का अधिकार नहीं था, उनको इज्जत देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। यह हमको ध्यान में रखना है। ये छोटी घटना नहीं है। हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पार्लियामेंट में 1966 में कहा, मुझे शर्म आती है जब मैं जीप से जाता हूं तो बहनों के झुंड के झुंड अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए खेतों की तरफ जाते हुए देखता हूं तो मुझे शर्म आती है। उन्होंने 1966 में कहा था और 2014 में मोदी जी ने यह सपना पूरा किया। आज कोई भी घर, कोई भी खेतों में नहीं जाता है दैनिक क्रिया के लिए, उसको शौचालय है और इसीलिए शौचालय का नाम इज्जत घर दिया गया। यह भी हमको ध्यान रखना है। आप महिलाओं से पूछिए ना, आप लोगों के घर में भी तो लकड़ी का चूल्हा जलता होगा। आपको तो याद होगा कि कैसे फूक फूक करके बहनें चूल्हा जलाती थी। और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं बता रहा हूं, एक दिन में 200 सिगरेट के बराबर का धुआं वो अपने फेफड़ों में ले लेती थी। यह परिस्थिति थी। आजकल टक से लाइटर जलाओ, 5 मिनट में चाय पिलाओ और पतिदेव को बोलो चलते बढ़ो, अब आगे काम पर जाओ। ये फर्क आ गया। ये फर्क है महिला सशक्तिकरण का। आप बताइए 2.5 करोड़ घर बिना बिजली के थे, यानी 2.5 करोड़ के बच्चे टेलीविजन नहीं देख सकते, ज्ञान नहीं अर्जित कर सकते, पढ़ नहीं सकते, क्या घर होगा वो? 18,000 गांव बिना बिजली के थे और ये गहलोत साहब मटर गश्ती मार रहे थे, ये मौज बना रहे थे। कभी इन्होंने सोचा, कभी इनके भाषणों में आपने सुना कि इन्होंने बुनियादी बातों की चर्चा की हो? ये चर्चा करेंगे तो दंगों की चर्चा करेंगे, ये चर्चा करेंगे तो जाति की चर्चा करेंगे, ये चर्चा करेंगे तो संप्रदायों की चर्चा करेंगे, ये चर्चा करेंगे तो समाज को बांटने की चर्चा करेंगे, और हम चर्चा करेंगे तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसलिए मित्रों, कई योजनाओं को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। मैं आपके सामने ज्यादा समय न लेता हुआ
एक ही बात कहूंगा कि आज अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अखबार खोलो तो कभी करौली, अखबार खोलो तो कभी जोधपुर, अखबार खोलो तो कभी जयपुर, अखबार खोलो तो कोई नया शहर उत्तर प्रदेश राजस्थान का। और देखिए, हम एक तरफ बता रहे हैं कि हमारी सरकार रिस्पॉन्सिबल है और रिस्पॉन्सिव है, और दूसरी तरफ आप देखिए, जिस दिन जोधपुर में लोग सड़कों पर थे, उस दिन गहलोत साहब अपना जन्मदिन मना रहे थे जयपुर में। सच्चाई है कि नहीं है? सच्ची बात है कि नहीं है? तो जब रोम जल रहा था तो न्यूरो बांसुरी बजा रहा था। यह स्थिति लाकर के खड़ी की, और इन लोगों ने बहुत अच्छा झंडा ढूंढा है। सूरज क्यों निकला? आरएसएस से पूछो। सूरज क्यों डूबा? बीजेपी से पूछो। जो काम है वो बीजेपी से पूछो। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या ये अशोक गहलोत का काम नहीं था कि वो जोधपुर जाए, जो उसका गृह जिला है, वहां लोगों में, संप्रदायों में झगड़ा था, तो वहां तुमको जाना चाहिए था, तुम नहीं गए। ये बताता है कि तुम्हारे को राजस्थान की जनता से कितना प्यार है। ये भी बताता है हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। ये भी हमको समझना चाहिए। आज आप देखिए, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, हमारे नेशनल जो क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है, उसमें के अनुसार 2019 और 2020 में नंबर 1 है कंट्री अगेंस्ट विमेन एट्रोसिटी। राजस्थान में जो है देश में नंबर 1 पर खड़ा है विमेन एट्रोसिटी में। हमारे नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो ब्यूरो का रिपोर्ट है, उसके अनुसार शेड्यूल ट्राइब्स को नंबर 2 है देश में, जहां शेड्यूल ट्राइब पर अत्याचार हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पर राजस्थान है दलितों के ऊपर अत्याचार में, तीसरे नंबर पर खड़ा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बोल रहा है, जो उसका ब्यूरो है वो बोल रहा है। पहला नंबर है महिला उत्पीड़न में, दूसरा नंबर है देश में वो एसटी उत्पीड़न में, और तीसरा नंबर है देश में वो है दलितों का उत्पीड़न। यह स्थिति है। 22% जो सारे दुनिया में देश में रेप केसेस रिकॉर्ड होते हैं, उसमें से 22% राजस्थान में है। 18 रेप प्रतिदिन होते हैं। ये रिकॉर्ड में, मैं अपना रिकॉर्ड लेके नहीं आया हूं, मैं आपको ये राजस्थान का रिकॉर्ड, इनके रिकॉर्ड से बता रहा हूं। 7 लोग प्रतिदिन मारे जाते हैं, और एट्रोसिटीज दलित पर और ट्राइबल पर सबसे ज्यादा है। ये राजस्थान की तस्वीर है। क्या ऐसी तस्वीर राजस्थान की रहनी है? क्या रखनी है? क्या राजस्थान संस्कारों के लिए जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है? राजस्थान शांति के लिए जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है? राजस्थान विकास के लिए जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है? राजस्थान संस्कृति के लिए जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है? तो राजस्थान के लोग विकास से जुड़े हैं, राजस्थान के लोग शांति से जुड़े हैं, राजस्थान के लोग संस्कृति से जुड़े हैं, लेकिन राजस्थान का नेता वो भ्रष्टाचार से जुड़ा है, अनाचार से जुड़ा है, और दलितों पर, महिलाओं पर उत्पीड़न से जुड़ा हुआ उसकी सरकार है। बोलो, ऐसी सरकार को रहने दोगे क्या? रहने दोगे क्या? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, रहने दोगे क्या? रहने दोगे क्या? एक ही काम है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। कमल खिलाओ, भारतीय जनता पार्टी लाओ, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। करेंगे ना? करेंगे ना? मेरी बात जाहिर तो नहीं जाएगी ना? मैं फिर आऊंगा, एक बार नहीं आऊंगा, अनेकों बार आऊंगा, और उसको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं इन्हीं शब्दों के साथ और शासन के साथ यहां से अपने आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, राजस्थान को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।